डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स एंड रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पहले समझेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको इस लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स का स्टेटमेंट बताता हूं। इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहूं कि ये लॉ कहता है कि अगर दो सब्सटेंसेस के रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड प्रेशर्स बराबर होंगे तो उनका रिड्यूस्ड टेम्परेचर भी बराबर होगा, या इसी तरह से अगर उनका रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड प्रेशर आपस में बराबर है तो उनके रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी आपस में बराबर होंगे। यही हमने यहां पे लिखा है, इट स्टेट्स दैट इफ टू सब्सटेंसेस हैव सेम रिड्यूस्ड प्रेशर एंड सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर दे मस्ट हैव सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम। अब ये रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, ये सब चीजें क्या है मैं आपको पहले बताता हूं। देखो, रिड्यूस्ड टेम्परेचर का मतलब रहता है टेम्परेचर डिवाइड बाय क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। यानी टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं यह है रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर। ठीक, और इसको हम दिखाते हैं थीटा से, थीटा। इसी तरह से अगर मैं लिखूं रिड्यूस्ड वॉल्यूम या रिड्यूस्ड प्रेशर लिखता हूं मैं, रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर को हम लिख सकते हैं प्रेशर डिवाइड बाय क्रिटिकल प्रेशर, और इसको हम दिखाते हैं पाई से। यानी ये रेशियो जो है ये बराबर रहता है पाई के। तो पाई स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड प्रेशर और थीटा स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड टेम्परेचर। इस तरह से रिड्यूस्ड वॉल्यूम अगर मैं लिखूंगा रिड्यूस्ड वॉल्यूम, तो मैं ये कह सकता हूं इट इज वॉल्यूम डिवाइड बाय क्रिटिकल वॉल्यूम, वीसी। इसको हम दिखाते हैं फाई से, फाई। तो अगर मैं यहां पे इन इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं ये टेम्परेचर बराबर आएगा फिर थीटा इंटू टीसी, यानी मैं लिखूंगा टेम्परेचर बराबर आएगा ये थीटा इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी तरह से जो प्रेशर आएगा वो बराबर आएगा रिड्यूस प्रेशर इंटू क्रिटिकल प्रेशर। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम किसी सब्सटेंस का, वो बराबर आएगा फाई, यानी रिड्यूस्ड वॉल्यूम इंटू क्रिटिकल वॉल्यूम, वीसी। तो ये हो गया रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस वॉल्यूम और इनके इक्वेशंस। ठीक है, फिलहाल यानी टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर के साथ में इनकी क्या रिलेशन है, या क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ में इनकी क्या रिलेशन है। अब हम ये चीजें देखेंगे, कौन कौन सा। एक तो देखेंगे हम लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स और दूसरा रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी हमने सिर्फ ये रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर को डिफाइन किया, ये देखा कि ये क्या है। अब हम ये दो रिलेशंस देखेंगे, यानी ये लॉ देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, और रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट देखेंगे। इसके बाद में इन दोनों की आपस में क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशन है, वो देखेंगे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ? शाबाश। अब देखो, हमारे पास में वॉन डर वाल्स इक्वेशन जो है, इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वो हम लिखते हैं इस तरह से P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, राइट, इंटू लिखते हैं V माइनस बी इक्वल टू RT। अब इस इक्वेशन में आपको 3 कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, मैं बताता हूं कौन कौन सा कॉन्स्टेंट। एक कॉन्स्टेंट है हमारे पास में A, इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन कॉन्स्टेंट या अट्रैक्टिव कॉन्स्टेंट, और वॉन डर वाल्स प्रेशर करेक्शन कॉन्स्टेंट है ये। और बी जो है ये वॉल्यूम करेक्शन कॉन्स्टेंट है या वॉन डर वाल्स वॉल्यूम करेक्शन कॉन्स्टेंट, और आर जो है ये आइडियल गैस कॉन्स्टेंट। अब ये आर वगैरह या ये ए और बी, इनके बारे में एक बात बताता हूं मैं। ए और बी जो है, ए और बी, दीज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ सब्सटेंस, और इनका वैल्यू वेरी भी होता है गैस टू गैस, फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। तो इसका मतलब अगर हम एक गैस के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे गैस के लिए फिट
नहीं होगा। दूसरे गैस के लिए इसके वैल्यूज अलग आएंगे। इसी तरह से जो आर है, आइडियल गैस कांस्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पे ये अप्लाई नहीं होता, वहां पे ये डिविएशन दिखाता है। क्लियर? तो इसका मतलब हमें ये कांस्टेंट जो ना ये हटाने पड़ेंगे। इस इक्वेशन को उस तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा जिस तरह से ये हमारे काम में आएगी और हर एक कंडीशन में अप्लाई होगी, हर गैस के लिए अप्लाई होगी, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बन जाए। और वो जो जनरलाइज्ड इक्वेशन हम बनाएंगे उसी को हम कहते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम देखते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट इससे कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे प्रेशर, इस प्रेशर के बदले में लिखेंगे, इसको मॉडिफाई करें, इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, वॉल्यूम को रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, टेम्परेचर को रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, देखो हमारे पास में प्रेशर किसके बराबर रहता है, पाई पी सी। तो मैं इसके बदले में लिखूंगा पाई पी सी, याद रखना, ठीक। और फिर ये V जो है V किसके बराबर है, फाई वी सी, रिड्यूस वॉल्यूम इनटू क्रिटिकल वॉल्यूम। तो V जो है V के बदले में लिखूंगा मैं फाई वी सी। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे। इसके बदले में बाद में यहाँ पे V के बदले में फिर से लिखेंगे फाई वी सी, और T के बदले में क्या लिखेंगे, देखो थीटा टी सी, T इज इक्वल टू थीटा टी सी। अब आप ये इक्वेशन को इस फॉर्म में मॉडिफाई करो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पाई पी सी प्लस ए बाई वी स्क्वायर के बदले में क्या लिखा, फाइव वी सी स्क्वायर, यानी फाइव स्क्वायर वी सी स्क्वायर, राइट। फिर लिखा हमने V के बदले में क्या लिखेंगे हम, फाइव वी सी, माइनस लिख देंगे ये B, ये वाला B, इक्वल टू आएगा R, और T के बदले में क्या लिखेंगे, थीटा टी सी, मैं लिखूंगा थीटा टी सी। ये बन गई हमारी दूसरी एक इक्वेशन, वॉन डर वाल्स इक्वेशन, जिसको हमने रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ओपन कर दो और इसको सॉल्व कर देंगे ताकि ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना ये हट जाए। कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। ये कॉन्स्टेंट्स हटाने के लिए मैं आपको बताता हूं, हमारे पास में पीसी का भी वैल्यू है। पीसी हमें मालूम है किसके बराबर है, हमें वीसी मालूम है किसके बराबर आता है, और टीसी मालूम है, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया। हमने निकाला था रिलेशन बिटवीन पीसी एंड वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स, टीसी एंड वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स, वीसी एंड वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यानी क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स और वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स का जो रिलेशन है वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो उसके हिसाब से जो पीसी आता है, ये पीसी, ये बराबर आएगा A/27B स्क्वायर, राइट, ये आ गया पीसी। और वीसी किसके बराबर आया था, 3B के बराबर। और टीसी किसके बराबर आया था, टीसी, शाबाश, ये आया था 8A/27 और B। देखो इसमें जो A B है, ये B ये A, दीज आर वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स, है ना। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को नाम रखूंगा मैं इक्वेशन नंबर सपोज 2 या 1 रख देंगे, 1 इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, पाई पीसी के बदले में लिखूंगा मैं A/27B स्क्वायर, राइट, प्लस A/5 स्क्वायर। अब VC के बदले में क्या लिखेंगे, VC स्क्वायर के बदले में, VC के बदले लिखेंगे 3B और ये स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ऐसे 3B का होल स्क्वायर, राइट। ये करेंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे 5, VC के बदले में फिर से लिखूंगा मैं 3B माइनस B इक्वल टू R, ये वाला R और थीटा। अब TC के बदले में क्या लिखेंगे, यहाँ पे TC के बदले में लिखता हूं मैं यहाँ पे 8A/27RB। बात मेरी समझ लेना, देखो यहाँ पे ये R और ये R ये यहीं पे कट हो जाएंगे, ठीक। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे हम दोबारा, मैं लिखूंगा इसको पाई A/27B स्क्वायर प्लस
ए बाई 5 स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर है ना, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा बी स्क्वायर, राइट। यहाँ हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये बन जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू बी 3 माइनस बी, राइट। ये बन जाएगा बराबर थीटा 8a, ये a है यहाँ पे, ये बन जाएगा थीटा 8 इंटू ए डिवाइड बाय हो जाएगा ये 27 बी। बात मेरी समझ लेना। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, मॉडिफाई करता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, सिंप्लीफाई, ताकि आपकी समझ में इजीली आ जाए। देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 27 बी स्क्वायर, क्योंकि ये 27 बी स्क्वायर हटाना हमें। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 27 बी स्क्वायर, यानी इसको भी मल्टीपल करूंगा मैं 27 बी स्क्वायर, यहां पे भी मल्टीपल करूंगा 27 बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ये दोनों प्लस है ना, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। अब जो इनटू में है उसको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल मीन्स ये सबको मल्टीपल हो जाएगा। और यहां पे भी करेंगे 27 बी स्क्वायर इसमें, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये 27 बी स्क्वायर, ये 27 बी स्क्वायर कट, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट, ये हो गया 9 का 9, 9 3 27, यानी अब 27 के बदले में यहाँ पे सिर्फ 3 रहा, a इंटू 3, ठीक। यहाँ पे होगा, यहाँ पे 27 कट, यहाँ पे ये b और इसका स्क्वायर कट, इसका स्क्वायर कट, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ। देखो एक तो ये पाई यानी रिड्यूस्ड प्रेशर इंटू हो गया a प्लस a इंटू 3 हो गया 3a डिवाइड हो गया 5 स्क्वायर यहाँ तक, यहाँ पे हो जाएगा 3b माइनस b इक्वल टू, यहाँ पे 27 हट गया, b स्क्वायर में से स्क्वायर हट गया, यहाँ पे भी 27 हट गया, तो यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे रहा थीटा 8a और इसमें का एक b, बाकी सब हट गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है इसको गौर से देखो, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। ये इक्वेशन मिली थी हमें, इसको मैं दोबारा लिखता हूं। मुझे मिली थी इक्वेशन पाई a प्लस 3a डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, राइट, इनटू मिला था इनटू 5b माइनस b, और यहां पे मिला था थीटा 8 थीटा लिखूंगा मैं, 8 थीटा ए बी मिला था, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन हमारे काम की है। देखो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, इसमें से निकालते हैं। देखो इन दोनों में a कॉमन है ना, तो मैं a निकालता हूं बाहर, मैं लिखूंगा a इंटू पाई प्लस 3/5 स्क्वायर, राइट। इसमें से निकालते हैं b कॉमन, यहाँ पे इसमें भी b, यहाँ पे भी b, यहाँ पे भी b, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 माइनस 1 इंटू करूंगा b, क्योंकि b इंटू 3 b माइनस b इंटू 1 b आ जाएगा, वापस ये बन जाएगी, इक्वल टू थीटा 8b लिखो या 8 थीटा b, एक ही बात है, 8 थीटा ए बी। देखो यहाँ पे इसमें मल्टीपल है a, यहाँ पे भी मल्टीपल है a, तो ये कर देंगे कट, इसको मैं करूंगा रेड कलर से कट, ये कर देंगे कट, ये कर देंगे कट। यहाँ पे इस साइड में भी b है मल्टीपल में, यहाँ पे b मल्टीपल में, तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी एक फाइनल इक्वेशन जिसका नाम है पाई प्लस 3 बाई, जो बराबर है पाई प्लस 3 बाई थीटा
स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक, इंटू 3 पाई -1 इक्वल टू 8, देखो 8 थीटा लिखो या थीटा 8 लिखो, एक ही बात, मुझे बार बार ये उल्टा पुलट हो जाता है। 8 थीटा लिखेंगे हम, 8 थीटा, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इसको मैं कहता हूं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये इसे कहते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इस इक्वेशन में देखो, आपको कहीं पे R नहीं दिखेगा, A नहीं दिखेगा, B नहीं दिखेगा, यानी तीनों नहीं दिखेंगे। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। ये मैं कहूंगा फिर ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन, ये किसी भी गैस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहां पे कॉन्स्टेंट्स तो है ही नहीं। जब कॉन्स्टेंट्स है ही नहीं तो ये गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, ये सब गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। बात समझ में आ गई? ये रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इस इक्वेशन को मैं और एक फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं हर तरफ, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे, देखो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, और एक फॉर्म मिलेगा, हो सकता है आपकी बुक्स में उस फॉर्म में लिखा होगा। इसको डिवाइड करो 3, तो ये बन जाएगा π/3 प्लस 3/3 1, यानी ये बन जाएगा 1/5 स्क्वायर, राइट। यहां पे भी डिवाइड करो 3, ये बन जाएगा 3/3 1, यानी 5 माइनस 1/3, है ना, 1/3, और यहां पे बन जाएगा इक्वल टू 8/3, और ये आ जाएगा थीटा। अब देखो इस इक्वेशन में क्या है और क्या नहीं है। इस इक्वेशन से मैं आपको और एक चीज बताता हूं। अगर सपोज हमें यहां पे पाई और फाई मिल गया तो थीटा निकाल सकते हैं, थीटा और पाई मिल गया तो हम फाई निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको मिल सकता, अगर आपके पास में थीटा और फाई है, यानी रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर के वैल्यूज हैं, तो आप रिड्यूस वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब मैं और एक चीज बताता हूं। सपोज हमारे पास में 2 गैसेस है, इफ वी हैव 2 सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस है A, या मैं एक सब्सटेंस का सब्सटेंस 1 एंड 2, ठीक है, 2 सब्सटेंसेस है। इसका रिड्यूस्ड वॉल्यूम जो है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम ये है, सॉरी रिड्यूस प्रेशर जो है ये π1 है, इसका रिड्यूस प्रेशर है π2, इसका रिड्यूस टेम्परेचर है θ1, इसका रिड्यूस टेम्परेचर है θ2, इसका रिड्यूस्ड वॉल्यूम है φ1, इसका रिड्यूस वॉल्यूम है φ2। इफ अगर मैं कहूं कि θ1 बराबर है θ2 के और π1 है बराबर π2 के, यानी अगर 2 सब्सटेंसेस के पाई वैल्यूज बराबर आ गए, थीटा वैल्यूज बराबर आ गए, तो उनके फिर फाई वैल्यूज बराबर भी होंगे। तो मैं कह सकता हूं फिर देन φ1 इज इक्वल टू φ2, यानी उनका अगर रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर 2 सब्सटेंसेस का बराबर है तो उनका रिड्यूस वॉल्यूम भी बराबर है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। यही तो हमने बताया था, यानी हम बोलेंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स है फिर क्योंकि इनके वैल्यूज बराबर आ रहे हैं। और इस इक्वेशन को क्या बोलूंगा, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, या मैं बोलूंगा इसको वॉन डर वाल्स रिड्यूस इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ऐसा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हुआ, शाबाश। और लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स भी इससे डिफाइन होता है कि अगर 2 सब्सटेंसेस का रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस टेम्परेचर बराबर है तो उनका रिड्यूस वॉल्यूम भी बराबर होता है। तो यानी मैं बोलूंगा कि ये सब्सटेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स में, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हुआ, शाबाश।
अब इस इक्वेशन की देखते हैं हम सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस यानी लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट जो है ना और रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखो ये मैं बोल सकता हूँ लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ स्टेट जो है ना वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है, या मैं बोलूँगा वो एक स्टेटमेंट अगर है तो रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास में सब्सटेंस 1 और 2 है, इनका θ1 θ2 के बराबर है, π1 π2 के बराबर है और φ1 φ2 के बराबर है। तो इसका मतलब इनके जो रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर वो सेम है। तो इसका मतलब वो उनका जो डिविएशन होगा फ्रॉम आइडियलिटी वो सेम होगा। समझ में आया ना। अगर इनके रिड्यूस्ड कांस्टेंट सेम है तो मैं बोलूंगा कि इनकी जो डिविएशन होगी फ्रॉम आइडियलिटी दैट विल बी सेम, उसका सेम वैल्यू होगा। बात समझ में आ गई, शाबाश। तो मैं ये कहूँगा रिड्यूस्ड वेरिएबल्स अगर मिल रहे हैं सभी के सभी, तो जो डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस है, डिविएशन फ्रॉम आइडियल या आइडियलिटी, आइडियल बिहेवियर, दैट इज ऑलमोस्ट सेम या ऑलमोस्ट इक्वल बोलूंगा, ऑलमोस्ट इक्वल। बात समझ में आ गई, शाबाश। ये हो गया एक बात। दूसरी बात अगर मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स ले लूं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स एट 1 एटमॉस्फेयर 1 atm सब्सटेंस की, और उनके मैं ले लूं क्रिटिकल टेम्परेचर्स, जो क्रिटिकल टेम्परेचर अलग है और बॉइलिंग पॉइंट अलग है, और मैं कंपेयर करूं उनको, क्रिटिकल एक सब्सटेंस ले लूं उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और उसका बॉइलिंग पॉइंट ले लूं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है मैं कहूँगा TB बॉइलिंग पॉइंट, वो 2/3 ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है ऑलमोस्ट। मैं कहूँगा वो रहता है 2/3 ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर TC। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं TB या TC डिवाइड बाई TB ले लूँ या TB डिवाइड बाई TC ले लूँ, ऐसा करता हूँ मैं, TB बॉइलिंग पॉइंट डिवाइड बाई क्रिटिकल टेम्परेचर, वो बराबर आएगा 2/3 के। क्लियर। मगर ये ऐसा कब आता है, जब आप टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, केल्विन स्केल पे लेंगे टेम्परेचर, तो आपको ये वैल्यूज आता है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये वाली चीज, ये वाला जो रेशो है, ये दो टेम्परेचर्स का रेशो है, इसको मैं कहूँगा फिर ये रिड्यूस टेम्परेचर है, रिड्यूस टेम्परेचर। बात मेरी समझ में आ रही है। तो हम सब्सटेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे हम उनका कंपैरिजन कर सकते, उनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी मैं ये कहूँगा फिर इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू कंपेयर सब्सटेंसेस एट देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमें ये इनका रेशो मालूम रहता है कि ऑलमोस्ट इसके बराबर होता है। हम देख सकते हैं कि डिविएशन कितनी हो रही है इस वैल्यू से, या कितना दूर जा रहा है, तो उससे हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।